हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग ठीक होगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होगे और पूरी पूरी मेहनत कर रहे होगे अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी पढ़ाई पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे होगे। तो ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये आज के इतिहास की वीडियो होने वाली है। डेट क्या है? आज डेट है 23 फरवरी, 23 फरवरी। और आज के इतिहास की वीडियो होने वाली है। आज के इतिहास की वीडियो में हम लोग क्या करते हैं? आज की इतिहास की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी डेट होती है। जैसे आज डेट क्या है? 23 फरवरी। तो 23 फरवरी के इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो हमारे देश के अंदर हुई हो चाहे देश के बाहर हुई हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। पहले हम देखेंगे हमारे देश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहली घटना देखते हैं, 23 फरवरी 1768 को क्या हुआ था। 23 फरवरी 1768 को क्या हुआ था? देखिए आज के दिन क्या हुआ था, जो अंग्रेज है, जो अंग्रेजी सरकार थी और जो हैदराबाद के निजाम थे, इनके बीच में एक डील साइन हुई थी, मतलब एक ट्रीटी साइन हुई थी, या फिर बोल सकते हैं एक संगठन, एक डील, हाँ ट्रीटी साइन हुई थी। उस ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम। क्या? ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम। ओके, इसके अंदर ये एक शांति, ये तो शांति समझौता, ठीक है, ट्रीटी मतलब समझौता था, ये शांति समझौता था। किस किसके बीच में हुआ था? मैंने अभी आपको बताया, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके बीच में और जो हैदराबाद के निजाम थे उस समय पे, उनके बीच में। हैदराबाद के जो निजाम थे उस समय पे, दो बार लग गया निजाम। हैदराबाद के जो निजाम थे इनके बीच में क्या हुआ था? एक शांति समझौता हुआ था। और इस शांति समझौता का नाम क्या था? इसका नाम था ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम। क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम। देखिए वैसे तो इसका नाम, वैसे जो मसूलीपट्टनम है इसका रियल नाम तो मछलीपट्टनम था, लेकिन अंग्रेजों की वही वाली आदत, हर चीज को अपने हिसाब से कर देना कन्वर्ट, उसी हिसाब से इन्होंने ये मछलीपट्टनम को भी मसूलीपट्टनम कर दिया था। ठीक है ना? तो इसको वैसे हम क्या पढ़ते हैं? ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम, इसीलिए हम पढ़ते हैं इसको। तो ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम में क्या हुआ था? ये जो शांति समझौता हुआ था, ये जो हैदराबाद के निजाम थे और जो ब्रिटिश सरकार थी, इसके बीच में इसमें क्या हुआ था? देखिए इसको समझने के लिए पहले आपको मैसूर समझना होगा, है ना। मैसूर एक जगह थी, है ना, मैसूर एक जगह है, आप सबने पढ़ा होगा, उसके बारे में समझना होगा। तो जो मैसूर है, जो आपकी मैसूर जगह है ना, इसका राजा कौन थे, है ना, इसके ही राजा बाद में टीपू सुल्तान बने थे। लेकिन ये जो बात है, ये जो समय चल रहा है आपका 1768, ये चल रहा है जब जो आपके टीपू सुल्तान है, इनके पिताजी राजा थे। कहाँ के? मैसूर के। कौन? हैदर अली। हैदर अली इनके पिताजी थे, किसके? टीपू सुल्तान के। तो जब हैदर अली वहां के राजा थे, तो बीच में आपका पड़ता है क्या? मैसूर। इसके इस साइड क्या पड़ेगा आपका? हैदराबाद का। और इस साइड क्या पड़ेगा आपका? मराठा। ये मराठा है, ये हैदराबाद है आपका। और ये ऊपर से क्या है? ये ऊपर से है ब्रिटिश साम्राज्य, ऊपर से ब्रिटिश साम्राज्य। ठीक है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती थी। ठीक है, कभी इधर से मराठा के साथ इनकी लड़ाई हो गई, है ना, इन मराठा और मैसूर की लड़ाई हो गई। कभी आपके हैदराबाद की और मैसूर की लड़ाई हो गई। कभी कभी ऊपर से अंग्रेजों की और मैसूर की लड़ाई हो गई। ठीक है, समझिए आप। तो क्या था कि ये जो थे आपके अंग्रेज जो थे, इन्होंने हैदराबाद के जो निजाम है उनके साथ शांति समझौता कर लिया था। शांति समझौता क्यों कर लिया था? क्योंकि देखिए ये क्या चाहते थे, वो वाले सिस्टम होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला जो एक वो होती है, एक चीज होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। तो इसी वजह से इन दोनों ने आपस में डील साइन कर ली। ठीक है, अंग्रेजों देख, जैसे पहले अंग्रेज करते थे, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम में किया था, क्या किया था, है ना, डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है, पहले इनको अलग अलग कर दो और फिर एक एक करके इनसे लड़ दो, एक एक करके इनसे वो कर लो, इनके ऊपर राज कर लो, एक एक करके इनको हरा के। तो वही वाला काम यहाँ पे क्या किया अंग्रेजों ने? क्या किया कि इन दोनों के बीच में पहले से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, हैदराबाद के बीच में और ये आपका जो मैसूर है इसके बीच में। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने इनके साथ ट्रीटी साइन कर ली कि आपकी जो भी परेशानी है, मतलब जब हम ये जीत जाएंगे ना मैसूर वाला इलाका, तो जो हैदराबाद के जो है, ये पूरा मैसूर का इलाका है, ये आपको हैदराबाद में जोड़ देंगे और पूरे का आपको क्या बना देंगे, पूरे का आपको पूरा जो इलाका बन गया मैसूर और हैदराबाद को जोड़ के उसके निजाम आप बन जाओगे, उसके राजा बन जाओगे। राजा मतलब सॉरी, निजाम मतलब राजा ही होता है। ठीक है, एक तरह से राजा जो वहां पर राज कर रहा है। ओके, तो आप बन जाओगे। ऐसी डील करके किसके साथ कर ली इन्होंने डील? हैदराबाद के निजाम के साथ। तो वो ये उसी डील की बात हो रही है। इसका नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम। इसका नाम था ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम। क्योंकि अगर आप इस समय को देखोगे ना, 1768, उस टाइम पे मराठा इतने ताकतवर थे नहीं। क्यों नहीं थे मराठा इतने ताकतवर? थे, लेकिन इतने ताकतवर नहीं थे। आपको याद है 1761 में एक लड़ाई लड़ी थी मराठाओं ने। क्या लड़ाई, कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तीसरा पानीपत का युद्ध। उसके बाद मराठा जो है धीरे धीरे करके कमजोर होते चले गए थे। जो तीसरा पानीपत का युद्ध हार गए थे ना, है ना, वो हार गए थे युद्ध। उसके बाद ये धीरे धीरे कमजोर होते चले गए थे। तो मराठा इतने ताकतवर थे नहीं, है ना। और निजाम के साथ क्या था, अंग्रेजों ने डील कर ली। तो ये जो मैसूर है बीच में पड़ गया था। हालांकि मैसूर इनसे कभी भी हारा नहीं था। मैसूर के जो राजा थे हैदर अली, ये कभी भी इनसे हारे नहीं थे। इनकी चार लड़ाई हुई थी, मैसूर की चार लड़ाई हुई थी। क्या बोलते हैं इनको? एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, या फिर एंग्लो मतलब अंग्रेजों को एंग्लो बोलते हैं। ठीक है, और मैसूर है ही, और वॉर मतलब लड़ाई।
है ना। तो जो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में लड़ाई हुई थी वो है आपकी एंग्लो मैसूर वॉर। तो जो पहली दो लड़ाई हुई थी वो किसके साथ हुई थी, जब मैसूर के राजा हैदर अली थे, और जो बाद की दो थी वो कब हुई थी, जब टीपू सुल्तान थे। कौन थे, टीपू सुल्तान। तो जो पहली पहली लड़ाई हुई थी ना, जो पहली लड़ाई ये हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, कब हुई थी आपकी, हुई थी 1767 से लेके 1769 तक, ठीक है। तो ये जो आपका 68 वाला साल चल रहा है, जो 68 चल रहा है, इसी के बीच में तो ये जो डील साइन हुई है, जो ट्रीटी साइन हुई है, तो समझौता साइन हुआ ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम, या मसूलीपट्टनम का समझौता, जो निजाम के बीच में, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, इस लड़ाई के बीच में हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों को लगा हम अकेले नहीं हरा पाएंगे किसको, हैदर अली को। तो इन्होंने क्या किया कि ये भी इनके दुश्मन है। ये जो आपका युद्ध हुआ था ना, कौन सा आपका, ये जो आपका युद्ध हुआ था यहाँ पे कौन सा, एंग्लो, ये जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर लड़ाई हुई थी, इसमें एक तरफ कौन कौन था, अंग्रेज, तो ब्रिटिश हो गए। फिर आपका हैदराबाद के निजाम थे, पूरी फौज थी इनकी, और तीसरे मराठा भी थे इनके साथ, किसके साथ, वर्सेस मैसूर, मतलब हैदर अली के साथ, मैसूर हैदर अली के साथ, मतलब हैदर अली के खिलाफ। तो ये तीनों एक साथ थे और ये अलग लड़ रहे थे, ठीक है। फिर भी इनको हरा नहीं पाए थे मैसूर को, समझ रहे हो आप, फिर भी मैसूर को हरा नहीं पाए थे। हालांकि इनकी बाउंड्री जो थी थोड़ी कम हो गई थी मैसूर की, है ना, पूरा मैसूर नहीं जीत पाए थे। मतलब देखिए कोई भी जो राज्य होता है, कोई भी देश है, कब हारता है, तो उसकी जो कैपिटल होती है, उसकी जो राजधानी होती है, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। तो ये जो है बहुत सारी जगह हार गए थे मैसूर जो है बहुत सारी जगह हार गया था अपनी, लेकिन इनकी जो राजधानी थी उसके ऊपर कभी हमला नहीं किया, उसके ऊपर कभी कब्जा नहीं कर पाए थे ये तीनों, ठीक है। तो इस वजह से पूरी तरह से लड़ाई हारे नहीं थे। हाँ, इनको नुकसान काफी हुआ था, लेकिन कभी हारे नहीं थे इस लड़ाई को। उसके बाद तो आप जानती हो, इसके बाद दूसरी लड़ाई हुई, दूसरा एंग्लो जो आपका मैसूर युद्ध है वो हुआ। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान आ गए, टीपू सुल्तान के साथ पहला युद्ध हुआ। दूसरे युद्ध में टीपू सुल्तान हार गए थे, इनको मार दिया गया था धोखे से, टीपू सुल्तान को, ठीक है। तो देखिए ये जो सारे एंग्लो मैसूर युद्ध वॉर है, एंग्लो मैसूर जो बैटल है, युद्ध है, जो भी आप बोलना चाहो, या वॉर है, इन सबको जब हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी ना आपकी, जब हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जो मॉडर्न हिस्ट्री में सब आते हैं, आपको इन सबके बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि ये जो आपकी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर थी, ये किस किस के बीच में हुई थी, और ये जो ट्रीटी आज के दिन साइन हुई थी 23 फरवरी 1768 को, ये क्यों साइन हुई थी, कैसे कैसे साइन हुई थी, किस किस के बीच में साइन हुई थी, इसका नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, 23 फरवरी 1881, यहां पे हम पढ़ने वाले हैं सरदार अजीत सिंह जी के बारे में। किसके बारे में, सरदार अजीत सिंह, इनका आज के दिन जन्म हुआ था। चलिए न्यूज देख लेते हैं। पहले क्या है, 23 फरवरी 1881, 1881 को क्या हुआ था, भारत के क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह का जन्म हुआ। देखिए सरदार अजीत सिंह जो है ना, सरदार अजीत सिंह, इनका पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं सुना। ये जो है, जो आपके भगत सिंह जी थे, जो शहीद भगत सिंह जी हैं, उनके चाचा जी थे। कौन थे, उनके चाचा थे सरदार अजीत सिंह जी। ये वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब ये ऐसे पहले वो थे क्रांतिकारी जो पंजाब से निकल के आए थे और अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने लड़ना शुरू किया था। ये पहले ऐसे क्रांतिकारी थे, ये और इनके भाई जो भगत सिंह के पिताजी थे, है ना, वो और ये सरदार अजीत सिंह जी, ये पहले ऐसे नेता थे। हालांकि इनके दूसरे जो पिताजी थे, भगत सिंह के जो पिताजी थे, वो इतने ज्यादा इसमें नहीं थे, लेकिन जो अजीत सिंह जी थे, सरदार अजीत सिंह जी जो उनके चाचा थे, ये बहुत ज्यादा जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है इन्होंने काम किया था, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया था। तो बताया जाता है कि जो भगत सिंह जी थे ना, शहीद भगत सिंह जी, इन्होंने ये जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की जो पूरी प्रेरणा पाई थी, इन्हीं से पाई थी, अपने चाचा जी से ही पाई थी। किससे, सरदार अजीत सिंह जी। तो अगर इनके जीवन की बात करो तो जीवन देखिए, इनका जन्म तो आपको पता ही चल गया, 23 फरवरी 1881। तो 23 फरवरी 1881 ये तो इनका जन्म हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन, द सेम डे जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। कब, 15 अगस्त 1947 को। देखिए जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, वो चीज जिस दिन हुई, उसी दिन ये भगवान के पास चले गए, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। तो जन्म कब हुआ उनका, इनका 23 फरवरी 1881 को, और मृत्यु कब हुई, 15 अगस्त 1947 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने देखिए बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन जो कुछ फेमस प्रोटेस्ट है इनके, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत समय लंबे समय तक लड़े थे, तो जो बहुत फेमस इनकी प्रोटेस्ट है, एक है इनका जो इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, एक मूवमेंट शुरू किया था, क्या, पगड़ी संभाल जट्टा। पगड़ी संभाल जट्टा नाम से इनका एक मूवमेंट था, पगड़ी संभाल जट्टा। पगड़ी संभाल जट्टा जो कब हुआ था, जो आपका 1907 में शुरू हुआ था, 1907 में इन्होंने शुरू किया था क्या, पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन।
अब ये जो आंदोलन था, ये जो मूवमेंट था, किस लिए किया गया था? देखिए उस समय पे क्या था, जो अंग्रेजी सरकार थी ना, वो फार्म लॉ लेके आई थी। फार्म लॉ मतलब जैसे अभी भी हमारे यहाँ फार्म लॉ आए थे। फार्म लॉ मतलब जो किसानों के लिए जो नियम लाए जाते हैं, लॉ मतलब जो नियम लाए जाते हैं, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जाते हैं, वो लेके आई थी तीन तीन फार्म फार्म लॉ लेके आई थी। कौन? अंग्रेज की सरकार, अंग्रेजों की जो सरकार थी वो। तो उसके खिलाफ इन्होंने ये जो है आंदोलन शुरू किया था, है ना। उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू किया, और ये आंदोलन ना बहुत बहुत तगड़ा वाला चला था। ये आंदोलन बहुत तेज चला था। बहुत सारे लोग इससे जुड़ गए थे। पहले इन्होंने पंजाब से इसको शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग इससे जुड़ते चले गए। एक बहुत लेजेंडरी नाम बताऊंगा, जिनको जेल हुई थी इनके साथ। किसके साथ? ये जो सरदार अजीत सिंह है, क्योंकि जब ये आंदोलन बहुत ज्यादा अपनी पीक पे चला गया था, बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर हो गया था, बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, तो उन्होंने क्या किया, इसके जो लीडर थे और बहुत सारे लीडर ना, जो बड़े बड़े नाम थे उनको, और उनके साथ साथ अजीत सिंह जी को, और अजीत सिंह जी के साथ साथ किसको? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को भी, इन दोनों को पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया था। किस किसको? सरदार अजीत सिंह जी को, जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था। कौन सा आंदोलन? पगड़ी संभाल जट्टा 1907 में। किसके खिलाफ किया था? जो अंग्रेज जो है फार्म लॉ लाए थे, है ना, जो किसानों के लिए नियम लेके आए थे, उसके खिलाफ। और साथ में किसको? लाला लाजपत राय जी को, लाला लाजपत राय जी को। लेकिन इनको अगले 6 महीने में अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि देखिए आंदोलन एकदम अपनी पीक पे चल रहा था, है ना। आंदोलन एकदम अपने पीक पे चल रहा था। इस समय पे, कुछ समय पे, जब इनको जेल के लिए पकड़ा गया, उस समय पे थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन जैसे इनको जेल के अंदर डाला गया, सबको खबर मिली कि जेल में डाल दिए गए इनको। वर्मा में एक जेल थी, वहां पे इनको डाल दिया गया था। वर्मा मतलब जो आज के समय का म्यांमार है। तो ये जो आंदोलन है और अपनी पीक पर चला गया, और सारे लोग इनके साथ जुड़ने लगे। फिर जो इंडियन आर्मी थी, जो रॉयल इंडियन आर्मी थी, जो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी, उसमें बहुत ज्यादा क्या हुआ, अनरेस्ट शुरू हो गया। अनरेस्ट मतलब उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और वो लोग भी इनके खिलाफ खड़े हुए। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। देखिए अंग्रेजों को ये बात पता थी, कि देखिए लोग कितना ही प्रोटेस्ट कर ले, लेकिन अगर एक बार आर्मी या किसी भी फोर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया ना, पुलिस ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। क्योंकि देख क्यों था ऐसा, क्यों पता था अंग्रेजों को? देखिए अंग्रेज भारत में कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख होंगे। अगर हम मैक्सिमम मान लो, चलो 20 लाख होंगे, है ना। और हिंदुस्तानी कितने थे? हिंदुस्तानी तो करोड़ों में थे, है ना। फिर भी हम लोग उनसे दब गए। क्यों दब गए? क्योंकि जो हमारी पुलिस थी, हमारी पुलिस हो गई, हमारी आर्मी हो गई, हमारी एयरफोर्स हो गई, अंग्रेजों के पास थी, अंग्रेजों के हाथ में थी ये सब। हालांकि थे जो यहाँ पे ऑफिसर्स थे, आपके पुलिस ऑफिसर्स हो गए या फिर कोई भी हो गया पुलिस में जो भी था, या आर्मी या नेवी जो भी थे ज्यादातर इंडियन ही। बस बड़ी बड़ी पोस्ट जो थी उन्हीं पे अंग्रेज थे, छोटी छोटी पे सब इंडियन थे, जितने भी सोल्जर्स थे सब इंडियन थे, जितने भी सिपाही थे। लेकिन ये सब कर अंग्रेजों के लिए काम रहे थे, इसी वजह से तो हम लोग को दबा पा रहे थे। जब भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज वगैरह कुछ भी होता था, या फिर लाठीचार्ज तो चले नॉर्मली होता रहता था, जो जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ था, उसमें जो जनरल डायर था, खाली वही तो अंग्रेज था, या फिर एक और कोई एक लीडर होगा जो अंग्रेज होगा। बाकी जो गोलियां चलाई थी तो सब हिंदुस्तानी पुलिस वाले तो थे, हिंदुस्तानी हुआ करते थे। अगर इन लोगों ने जो जिसके ऊपर पूरी ताकत डिपेंड है अंग्रेजों की, अगर यही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें, यही अगेंस्ट खड़े हो जाए अंग्रेजों के, तो इनको तो नीचे गिरना ही पड़ेगा, फिर ये ताकत किसको दिखाएंगे, है ना। तो इस वजह से अंग्रेजों को पता था कि अगर इन फोर्सों में से कहीं पे भी, पुलिस हो, नेवी हो, आर्मी हो, कहीं पे भी प्रोटेस्ट शुरू हो गई तो हम जो है हार जाएंगे। इसी वजह से जैसी आर्मी में अनरेस्ट शुरू हुआ, इन्होंने क्या किया, तुरंत लाला लाजपत राय जी और सरदार अजीत सिंह जी को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, इनको जेल से निकाल दिया। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी पढ़ाई थी। क्या? जो इंडियन नेवी में, जो रॉयल इंडियन नेवी थी 1946 में जो प्रोटेस्ट हुआ था हमारे देश का आजाद होने से 1 साल पहले, तो जैसे ही ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, पहले आजाद हिंद फौज ने प्रोटेस्ट किया, है ना, एक सेना बन गई, है ना, जो आपकी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी। उनको जैसे हराया अंग्रेजों ने, फिर ये नेवी की म्यूटिनी शुरू हो गई। इसके बाद क्या हुआ, एक के बाद क्या हुआ, एयरफोर्स हमारी जो है वो करनी शुरू हो गई प्रोटेस्ट, आर्मी प्रोटेस्ट करनी शुरू हुई। और उसके धीरे धीरे बाद अंग्रेजों को लग गया पता कि अब तो हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, है ना। अंग्रेजों को पता लग गया कि अब तो हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो ये जो फोर्सेस थी, ये हमारे खिलाफ ना हो जाए, इस चीज से अंग्रेज बहुत ज्यादा डरते थे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं अपनी फोर्सेस को यहाँ ले आएंगे, पूरी की पूरी फोर्सेस लाने में समझ रहे हैं कितना खर्चा आएगा, कितना कुछ होगा। जो फोर्सेस बनी हुई थी अंग्रेजों की, बनी तो हिंदुस्तानियों से थी। अगर वही लोगों को अगर वही लोग इनके खिलाफ हो जाए जो इनकी फोर्सेस में ब्रिटिश के, तो ये तो वैसे ही डरते थे इस चीज से। देखिए यही चीज मैं अगर आपको बताऊं, एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। एक बार यूपीएससी जो होता है आपका सिविल सर्विस जो आईएएस वाला एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए जितने भी ये फोर्सेस थी जो मैंने आपको बताई, पुलिस फोर्स हो, इंडियन नेवी हो, आर्मी हो, जो भी थी, इनमें जो सब सोल्जर्स थे वो इंडियन थे। अंग्रेज जो थे वो तो बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे, है ना। और बड़ी बड़ी पोस्ट वाले थोड़ी लड़ते तो सब सोल्जर ही ज्यादातर। बड़ी बड़ी पोस्ट वाले तो कभी कभी आते हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है जिनकी। फिर अंग्रेज हमारे यहाँ पे जाए जाते 10-20 लाख होंगे ऐसे करके, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है उन्होंने क्या लिखी थी, 10 लिखे थे, 20 लाख लिखे थे, जो भी थे, ऐसे करके क्वेश्चन था। और हम लोग तो इतने सारे थे।
फिर भी हम लोग तो इतने सारे थे, फिर भी हम लोग उसे दबते क्यों थे, है ना। और जो गांधी जी थे, गांधी जी या फिर और जो बड़े बड़े लीडर थे, इन्होंने क्या भूमिका निभाई कि हम लोगों ने फिर इनके अगेंस्ट खड़ा होना शुरू कर दिया। देखिए इसका क्या जवाब है, तो देखिए जैसे गांधी जी हो गए, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, ये जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, जो भी आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े थे किसी ना किसी समय, या जिसने भी क्या किया होगा, जिसने भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना शुरू किया था, वो सब कौन थे, उनमें से 90% लॉयर थे। लॉयर मतलब 90% बैरिस्टर थे, मतलब वकील थे। इन लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हम जो है, जो अंग्रेज हमारे ऊपर कर रहे हैं ये सब अत्याचार है। और जो बाकी नॉर्मल लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्या सोचते थे, वो सोचते थे कि हम ऐसा ही होता है इंसानों के साथ, हमारे साथ ऐसा ही होगा, हमारी कोई गलती है, वो लोग ऐसे सोचते थे। लेकिन इन लोगों ने जब आके सबको बताया कि नहीं ऐसा नहीं, अंग्रेज गलत कर रहे हैं, हमारे देश वाले नहीं, ऐसे करके बताया, उसके बाद हमारी जो बाकी पूरी जनता थी वो खड़ी होना शुरू हुई। अगर कुछ एक्सेप्शन नाम को छोड़ दूं, जैसे कि भगत सिंह जी की बात कर दूं, या सरदार अजीत सिंह जी की बात कर दूं, जो पहले से अवेयर थे कि अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, है ना, वरना बाकी जो पूरी जनता थी उनको क्या लगता था, अंग्रेज ऐसे ही कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसा ही होना चाहिए हमारे साथ शायद, इस वजह से वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलते थे, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो ये आपके ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, ये जब आ गया, इन्होंने लोगों को बताया कि ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हुई तगड़ी वाली, समझ रहे हो आप। या तो राजा महाराजा जो थे, पहले कौन लड़ रहा था, जो 1857 का युद्ध था, उसमें मैक्सिमम क्या थे, राजा महाराजा थे, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, टाटा टोपे हो गए, सब कौन थे, राजा महाराजा थे। उनकी अगर मैं मंगल पांडे की बात करूं, जिन्होंने लड़ाई शुरू करी थी, मंगल पांडे की बात करूं, इसको क्या बोलते हैं, सोल्जर म्यूटिनी भी बोलते हैं ना। सोल्जर कौन थे, जो अंग्रेजी सेना में सोल्जर थे, मतलब सिपाही थे, उन्होंने शुरू करी थी। इसको पता ना, इसको जो 1857 का युद्ध है, इसको क्या बोलते हैं, सोल्जर म्यूटिनी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोल्जर्स के द्वारा शुरू करी गई थी, सिपाहियों के द्वारा, क्योंकि उनको भी पता था हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वो भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, जब भी तो सोल्जर बन पाए, जब भी तो सिपाही बन पाए। तो जो नॉर्मल लोग थे उनको नहीं पता थी, इस वजह से अंग्रेज हमारे ऊपर इतने साल राज कर गए, समझ रहे हो आप। तो इसी वजह से कहते हैं पढ़ना बहुत जरूरी होता है, हर चीज पता होना चाहिए, है ना, भले आप कुछ करो उसके बाद ना करो, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, आपको हर चीज के बारे में पता जरूर होना चाहिए। चलिए वो सब छोड़ते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो मैं सरदार अजीत सिंह जी के बारे में बता रहा था, इनको और लाला लाजपत राय जी को 6 महीने बाद जेल से निकाल दिया गया, इनको जेल से जो है बाहर निकाल दिया गया, इनको रिलीज कर दिया गया। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था अंग्रेजों के ऊपर, समझ रहे आप, इस वजह से इनको निकाल दिया गया। फिर इन्होंने क्या किया, 1908 में 1908 में इन्होंने एक सोसाइटी शुरू करी। उस सोसाइटी का नाम क्या था, उस सोसाइटी का नाम था भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी, ये क्या थी, पब्लिशिंग हाउस था। पब्लिशिंग हाउस मतलब जो पब्लिश करता है, जैसे न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, जो प्रेस होती है आपकी, है ना, एक प्रेस की तरह था। तो ये एक जर्नल निकालता था, भारत माता सोसाइटी एक जर्नल निकालती थी, जिसका नाम क्या था, जर्नल मतलब एक अखबार की तरह, न्यूज़पेपर की तरह निकालते थे। उसका नाम क्या था, उसका नाम था भारत माता। वो जो जर्नल था उसका नाम था भारत माता। उसमें ये अंग्रेजों के खिलाफ लिखा करते थे। कौन, ये जो है आपके सरदार अजीत सिंह जी अपने भाई के साथ मिलकर, जो ये जो है आपके शहीद भगत सिंह जी जो है, इनके पिताजी जो थे ये, और जो सरदार अजीत सिंह जी है, इन दोनों ने मिलकर ये शुरू करी थी। क्या शुरू करी थी, ये जो आपकी भारत माता ये जो सोसाइटी शुरू करी थी। इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके पिताजी का नाम ये जो आपके शहीद भगत सिंह जी, इनके पिताजी का क्या नाम था, कृष्णा सिंह। क्या था इनका नाम, कृष्णा सिंह। तो कृष्णा सिंह जी, है ना, साथ में सरदार अजीत सिंह जी ने मिलकर भारत माता सोसाइटी को खोला, जो जर्नल पब्लिश किया करती थी, है ना, जो छापा करती थी। कौन से जर्नल, क्या नाम था उनका, भारत माता जर्नल्स, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, जो अंग्रेजी सरकार कर रही है। इसी चीज से अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो 1909 में अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि इनको पकड़ के, सरदार अजीत सिंह जी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, फिर इनको कभी भी नहीं निकालेंगे। जब इनको ऐसा पता चला ना, तो ये 1909 में यहाँ से चले गए, इंडिया को छोड़ के भाग गए यहाँ से, कहाँ पे, ईरान में। और ईरान में जाने के बाद इन्होंने कंटिन्यू रखा क्या, ये जो भारत माता, ये जो अपनी जर्नल छाप रहे थे, इन्होंने जर्नल छापना कंटिन्यू रखा, और फिर इसको धीरे धीरे पूरी दुनिया में घूम घूम के पूरी दुनिया में इन्होंने फैलाया। ठीक है, ये फिर बहुत समय तक इंडिया में नहीं आए थे। ये फिर इंडिया में कब आए थे, ये आए थे इंडिया में मार्च 1947। हमारा देश जब बिल्कुल कंफर्म हो गया, आजाद होने वाला है, उसके कुछ महीने पहले, अगस्त से कुछ महीने पहले यहाँ पे आए थे। कहाँ पे, हमारे देश के आजाद होने से पहले कुछ महीने पहले भारत में आए थे। उससे पहले ये जो इनकी जनरल थी, भारत माता जनरल जो थी, इसको पूरी दुनिया में अंग्रेज जो क्या कर रहे हैं भारत में, इस चीज के लिए पूरी दुनिया में इसको फैला रहे थे, पूरे प्रमोशन कर रहे थे कि जो हमारे साथ अंग्रेज क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे इस जर्नल के थ्रू, भारत माता जर्नल के थ्रू। ओके, फिर इनकी मृत्यु हो गई, मैंने आपको बता दिया कब हुई इनकी मृत्यु, 15 अगस्त 1947 को। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है आज की, 23 फरवरी 1969 में किसके बारे में हम पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं वृंदावन लाल वर्मा जी के बारे में। किसके बारे में, वृंदावन लाल वर्मा जी के बारे में। ये कौन थे, देखिए एक निबंध कारक थे। निबंध कारक मतलब क्या होता है, निबंध कारक बोल दीजिए, या फिर आप बोलना चाहो तो
उपनिषद कारक बोल सकते हैं। कौन होते हैं ये लोग? जो कहानियां वगैरह लिखते हैं, जो निबंध लिखा करते हैं, जो कहानियां लिखते हैं, जो स्टोरीज वगैरह लिखते हैं ना, जो कविता लिखे करते हैं, कवि जो होते हैं, ये कौन थे? ये आपके वृंदावन लाल जी है। इनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला हुआ है। मैंने आपको 4 अवार्ड बताए थे ना, कौन कौन से 4 अवार्ड बताए थे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं? सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और सबसे नीचे पद्मश्री। तो इनको कौन सा मिला हुआ है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, सॉरी बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक, इनको कौन सा मिला हुआ है? पद्म भूषण। कौन कौन से? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इनको कौन सा मिला हुआ है? दूसरा वाला, मतलब नीचे से दूसरा, ऊपर से तीसरा, कौन सा? पद्म भूषण इनको मिला हुआ है। किसको? वृंदावन लाल वर्मा जी को। बाकी मैंने इनके बारे में बताया था, कविता वगैरह लिखा करते थे। जैसे इनकी एक कविता थी जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, कौन सी? झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में थी, उसका नाम क्या था? झांसी की रानी। देखिए ये जो कविता लिखा करते हैं ना, इनका बचपन से इंटरेस्ट किस चीज में था? जो मिथोलॉजिकल चीजें होती हैं, जो हिस्टोरिक चीजें होती हैं। मिथोलॉजिकल मतलब जो मनगढ़ंत चीजें होती हैं, उनको मैथोलॉजिकल बोलते हैं, ठीक है। और जो हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें होती हैं, मतलब जो हमारा इतिहास है उससे रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे ये जो इन्होंने कविता लिखी है, कौन सी? जो रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर, ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारी कविता लिखी थी, ठीक है। जैसे इनकी कविता और हो गई, कुछ कविता हो गई इनके का नाम बताऊं जैसे मैं आपको, तो संगम, एक संगम इनकी कविता थी। और नाम में अगर आपको बताऊं तो लगान, एक लगाम नाम से इनकी कविता थी। तो ऐसी बहुत फेमस इन्होंने कविताएं, कहानियां लिखी थी, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे, ये प्ले भी लिखा करते थे, जो नाटक होते हैं, है ना। ये झांसी की रानी शो है इनका, ये जो सॉरी ये जो झांसी की रानी इनकी जो कविता जो कहानी थी, इसका इनके ऊपर, इसके ऊपर इन्होंने प्ले भी बनाया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं विदेश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी आज के दिन। एक मिनट जाइए, मार्केट चेंज कर लेता हूं मैं। हाँ, तो विदेश में आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, अब वो देख लेते हैं। तो पहली देखते हैं, पहली क्या है? 23 अगस्त 1947, 1947 को क्या हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की स्थापना हुई थी आज के दिन। कौन सी संगठन है ये? ये संगठन है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अगर इंग्लिश में बोलो तो वैसे शॉर्ट फॉर्म में इसको आईएसओ बोलते हैं। ये नीचे दिख रहा है आपको? एक मिनट जाइए, हाँ दिख रहा है आपको नीचे। वैसे क्या बोलते हैं इसको? वैसे बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में तो आईएसओ, है ना। और वैसे फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं इंग्लिश में तो क्या है? आई फॉर इंटरनेशनल, ठीक है। आई फॉर इंटरनेशनल, पूरा नाम बता देता हूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इसका पूरी फुल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म में इसको आईएसओ बोलते हैं। तो क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी आज के दिन। और ये क्या है, मतलब ये संगठन क्या है? देखिए, आप कोई कंपनी देखो, है ना, कोई कंपनी देखोगे तो कई बार उसके ऊपर लिखा रहता है कि हम लोग आईएसओ सर्टिफाइड है ना। आईएसओ सर्टिफाइड है, आईएसओ करके फिर उसके आगे बहुत बड़ा नंबर लिखा होता है, 00091 करके, ऐसे करके लिखा रहता है। ये क्या है? ये जो संगठन है ना, ये संगठन जो है, जो कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी होती है ना, उनको क्या करती है? उनको क्या करती है? अथॉराइज करती है। मतलब उनको क्या करती है? उनको वो देती है कि आप जो है काम कर सकते हो, उनको अनुमति मिलती है यहाँ से। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है, ये एक स्टैंडर्ड है कि अगर आपको कंपनी, स्टैंडर्ड क्या होते हैं, है ना। जैसे कंपनी काम कर रही है, किसी चीज के लिए बनाई गई है, तो उसके स्टैंडर्ड, जैसे मान लो उसको स्टैंडर्डाइजेशन मिल गया, क्या मिल गया? स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, मानककरण हो गया उसका। कैसे हो गया मानककरण? कि ये जो है, ये जो काम कर रही है इस स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रही है, ये स्टैंडर्ड इसका बहुत अच्छा है। ये जैसे मान लो कोई कंपनी क्या मार्कर बनाती है, तो इसको स्टैंडर्डाइजेशन मिल गया। क्या मिल गया? कि ये जो मार्कर इसका बनता है ना, ये बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का बनता है, ठीक है। तो उसी से तो पता चलता है, जैसे हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है, जैसे टाटा किसी चीज में अच्छी है, टाटा की कंपनी किसी चीज में अच्छी है, हमको कैसे पता चलती है? हमको क्यों पता है? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे बनती है। तो ये जो प्रोडक्ट अच्छे बनते हैं, इनको क्या करना पड़ता है? अलग अलग जो अपनी ये होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनसे क्या लेना पड़ता है? इनसे अनुमति, मतलब वो सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन की तरह है, जो इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं कंपनी के, उनके हिसाब से क्या देते हैं? इनके हिसाब से इनको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि ये आपका सर्टिफिकेशन है कि हाँ आपने काम बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो इनका आज के दिन क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। इसकी अगर बात करूं, इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके मेंबर कितने टोटल? 167 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर, 167 कंट्रीज है इसकी मेंबर। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी इसमें इस्तेमाल होती है? किन किन लैंग्वेज में इसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं? तो इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन। इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन, ओके। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया? आईएसओ के बारे में, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ओके। चलिए हम आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? 23 फरवरी 1970, 23 फरवरी 1970 में एक देश की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे कौन सा देश? गयाना। क्या नाम है इसका? गुयाना, गुयाना बोलते हैं, ठीक है, गुयाना।
यहाँ पे ग्याना लिख रहा है लेकिन बोलते क्या है, गुयाना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो गुयाना जो देश है, गुयाना जो देश है, इसका, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका आज के दिन क्या हुआ था, इसको क्या बोला आज के दिन, ये आज का दिन है, जो दिन क्या है आज का, 23 फरवरी 1970 में आज के दिन को इसने क्या घोषित किया कि ये इनका राष्ट्रीय दिवस है। राष्ट्रीय दिवस मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे यहाँ वो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, हमारा रिपब्लिक डे होता है, हम लोग उस दिन क्या हुए थे, गणतंत्र बने थे हम लोग उस दिन, है ना। उसी तरह से आज के दिन 23 फरवरी 1970 में ये जो देश है गयाना आपका, ये जो गयाना देश है आपका, आज के दिन गणतंत्र हुआ, है ना। आज के दिन गणतंत्र हुआ था, है ना। और इसको आजादी कब मिली थी, इसको आजादी मिली थी 1966 में, इसको आजादी मिली थी, और 1970 में जाके ये गणतंत्र हुआ था। जैसे हमको 1947 में आजादी मिली और 1950 में जाके हम लोग गणतंत्र हुए, उसी तरह 1970 में जाके गणतंत्र हुआ। इसको आजादी किससे मिली, इसको आजादी अंग्रेजों से मिली थी आज के दिन, आज के दिन नहीं, 1969 में किस दिन मिली थी, 26 मई 1966 को, सॉरी 1966 को, 26 मई 1966 को इसको 1966 को इसको आजादी मिली थी अंग्रेजों से, ठीक है। और 23 फरवरी 1970 को ये गणतंत्र बना, ओके, ये गणतंत्र बना था। कौन सा, गुयाना। ये देश है कहां, ये जो आपका गुयाना देश है कहां पे, ये आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। कहां पे, साउथ अमेरिका, जो कॉन्टिनेंट है आपका वहां पे पड़ता है ये, जो आपका कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, वहां पे पड़ता है ये देश गुयाना, ओके। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको सारे को समझ में आया होगा। एक बार पूरा बोर्ड देख लीजिए आप, तो आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई है, सारी चीज बहुत अच्छे से समझाई है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो मतलब 24 फरवरी की जो वीडियो होगी आज के इतिहास की, उसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो ला सके और हमारा परिवार बड़े से बड़ा हो जाए, ठीक है। हमको थोड़ा सपोर्ट मिले और ज्यादा मेहनत हम लोग करें, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।